above the landing site. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. India is now on the moon. But we have done it. नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम खबरों की खबर की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खुशी का दिन है ही। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजे गए भारत के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कामयाबी के साथ अपनी लैंडिंग कर ली है और इतिहास रच दिया गया है। चांद पर विक्रम और प्रज्ञान, जय विज्ञान जय विज्ञान, ये नारा आज एनडीटीवी के पटल से और इस मंच से हम भी लगाएंगे। आज की ये कामयाबी उन सभी वैज्ञानिकों को समर्पित है जिन्होंने पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस मुहिम को अंजाम दिया। उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को आज शत शत नमन। आज शाम 5:45 बजे से 6:04 के बीच जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा था तो पूरा देश टकटकी लगाए उसकी एक एक गतिविधि को बहुत बारीकी से देख रहा था। बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर यानी कि इस्ट्रैक में तमाम वैज्ञानिक और इंजीनियर उन 20 मिनटों के दौरान पूरी तल्लीनता से अपने काम में जुटे थे जिन्हें दहशत के 20 मिनट कहे जाते हैं, जहां पर वो लैंडर अपने आप का हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। जो प्रोग्राम दे दिया है उसी हिसाब से वो अपने आप नीचे जा रहा है। कोई अगर विघ्न और बाधा आएगी उसको खुद तय करना होगा कि वो क्या करे, लेकिन वो सब कुछ ठीक से कर पाया और चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही विक्रम लैंडर ने कामयाबी से उतरने की खबर मिली, इन 20 मिनटों का सब्र खुशी के सागर में बदल गया। हर जगह आप देख रहे हैं लगातार क्लैपिंग होने लगी। वहां हॉल में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने ये लम्हा उस समय लाइव देखा था, तो संभवतः है ये सारी चीजें आप पहले से ही देख चुके होंगे। ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से इन ऐतिहासिक लम्हों के गवाह बने। ये लम्हा अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके तुरंत बाद ही इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने मिशन की कामयाबी की सूचना दी। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. तो जैसे ही वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसके बाद इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया और उसके कुछ सेकंड के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत ही जोहानिसबर्ग से इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पूरे देश को बधाई दी। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years.
I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir. इसरो ने ताजा जानकारी दी है कि विक्रम लैंडर के साथ बेंगलुरु स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स का संपर्क स्थापित हो गया है। एक और गुड न्यूज, और संपर्क स्थापित होने के बाद जो पहली तस्वीरें मिली हैं वो ये हैं जिन्हें विक्रम लैंडर ने उतरते वक्त खींची। देखिए क्या शानदार इमेज ली है। इनमें चांद की वो उबड़ खाबड़ सतह दिख रही है जिस पर यह लैंडर कामयाबी के साथ उतर गया। अपने आप इसने किया। चंद्रयान 3 की इस कामयाबी के साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी के साथ उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। फर्स्ट। अभी तक कोई भी देश चांद के इस छोर पर नहीं उतरा था, जो धरती से कभी दिखाई ही नहीं देता, तो किसी को नहीं मालूम था कि वहां क्या है। वहां पर उतरना, यह है असली कामयाबी। तो इसरो का विक्रम लैंडर अब चांद की धरती पर उतर गया है और कुछ ही देर में हमें यह सूचना मिलने वाली है कि विक्रम लैंडर के अंदर भेजा गया प्रज्ञान रोवर, जो कि उसके गर्भ में है, वो अब बाहर निकल आए। प्रज्ञान रोवर तुरंत बाहर इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि चांद की सतह पर जो मिट्टी है वो विक्रम लैंडर के उतरने पर ऊपर उड़ी होगी, जिसको लूनर डस्ट कहते हैं। और क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये डस्ट जो है ये उड़ती रहती है, तो थोड़ा सा समय लगता है इसको छंटने में। अभी अगर ये डस्ट छटे नहीं और उससे पहले ही आप खोल करके अगर अपना रोवर निकाल दें तो ये धूल उस पर भी जम जाएगी, फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये डस्ट लैंडर के कैमरा को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए विक्रम लैंडर के उतरने के बाद एक इंतजार करना पड़ता है। चांद की जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो धरती से 1/6 है। इसीलिए धूल को बैठने में समय लगता है। धूल के बैठने के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, जिसके बाद विक्रम लैंडर की और प्रज्ञान रोवर की आपस में बातचीत होगी और वो एक दूसरे की चांद पर सेल्फी लेंगे। और जब वो अपनी एक दूसरे की सेल्फी ले लेंगे, वो दोबारा इसरो सेंटर पे भेजेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर का नाम भारत के विख्यात वैज्ञानिक, और हम बार बार आज नमन करते हैं उस वैज्ञानिक सोच की, उस विज्ञान के प्रति आस्था की जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ है, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की जिसकी आज हमको कद्र करनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। विक्रम लैंडर का नाम पड़ा है विख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर। उन्होंने ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की नींव रखी थी, जो आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन रहे। विक्रम लैंडर उनके नाम पर रखा जाना भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान को इसरो की एक श्रद्धांजलि। एक बार फिर समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 में क्या क्या भेजा गया है। यह हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, 2 दिन से भी बताया और फिर बता रहे हैं, क्योंकि ये गर्व करना तो ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर गर्व कर रहे हैं। और पैसा क्या यूएस के पास नहीं है, रूस के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है, लेकिन पैसा होने के बाद भी वो ये काम नहीं कर पाए। ये काम सिर्फ पैसे से मुमकिन नहीं होता है। ये पैसे के साथ साथ अगर आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा आपके देश में, तभी आप कर पाएंगे। और ये हमारे वैज्ञानिकों को सलाम। इस वजह से आपको फिर से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सामान्य व्यक्ति ये मिशन क्यों खास है और क्यों जरूरी है वो समझ सके। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य उपकरण हैं। नंबर 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये जो है बाकी सारे डिवाइस को लेकर के गया, चांद की जो कक्षा है उसमें लेकर के गया। विक्रम लैंडर और उसके अंदर रखा प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। विक्रम लैंडर से ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और अगले 14 दिन तक चांद पर वो चलेगा, धीरे धीरे रेंगेगा। जैसे ये रैंप आप देख रहे हैं, किसी गाड़ी के शोरूम में एक रैंप लगी रहती है जिससे गाड़ी ऊपर नीचे चढ़ती है, उसी तरीके से अपने शोरूम में से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और ये चांद की सतह का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा। छोटे छोटे इसमें पहिए लगे हुए हैं जो धीरे धीरे चलेंगे ताकि फिर से लूनर डस्ट ना उड़े और ये अपना विश्लेषण कर सके। तो विक्रम लैंडर कामयाबी के साथ उतर गया है। विक्रम लैंडर का उतरना भारत की इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। अब इसके बाद बारी विज्ञान की,
अभी तक तो क्या है, ये इंजीनियरिंग आपने देखी कि हमने पूरा साइंस लगाई कि ऐसे बनाए वैसे बनाए, इतना भारी बनाए, ऐसे घूमेगा। ये सब साइंस का एक भाग होता है जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मार्वल है। जो वो करने गया है वो होगी विज्ञान। अगले 14 दिन अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तमाम वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। यानी आने वाले दिनों में हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहेगा। आप ये सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। चांद की एक ऐसी सतह जिस पर दुनिया में कोई नहीं गया है, जो 2008 में भारत ने बता दिया था कि यहां पर चंद्रयान 1 में आपको याद होगा जो कामयाबी से हुआ था कि दक्षिणी ध्रुव में पानी है, उसमें दुनिया की रुचि जगी। वहां पर अब आपका लैंडर पहुंच गया है और एक रोवर भी पहुंच गया है जो वहां से जानकारी लेकर के पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को दे। कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों की। सोचिए चंद्रयान 1 ने इस बात का पता लगाया था कि चांद पर पानी है। चांद पर पानी का पता चलना कई मायने में अहम है। इससे भविष्य में चांद और उससे आगे की यात्राओं में मदद मिल सकती है। चंद्रयान मिशन की परिकल्पना करने वाले वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी ने हमें इस बारे में और जानकारी दी। जो आगे विज्ञान आएगा वो उसका बेस बनाएगा कि हम आगे क्या करें। वहां पर एक बेस एस्टेब्लिश करें, वहां से पानी से कैसे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालें। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है जहां बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर है। और ये मैंने पहले भी कहा था जब चंद्रयान 1 गया था कि अगर पानी है और ये कॉमेट द्वारा लाया गया है, धूमकेतु द्वारा लाया गया है, तो वहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलने चाहिए। क्योंकि कॉमेट में इथेन, मीथेन और अल्कोहल और ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मुझे आशा है कि अगले मिशनों में हम इस पे ऐसे डिटेक्टर लगाएंगे और वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी अगर मून के साउथ पोल में बर्फ के साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं। तो बहुत एक्साइटिंग साइंस हमारे आगे है और हमारा ध्यान सब उसी तरफ है। पर जो आगे जो समय है 14 दिन का, वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बेस तैयार करेगा। और जो आगे के जो मिशंस हैं मून के लिए, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा। अभी आजकल बात चल रही है कि मून को प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का गेटवे माना जाए, कि हमको कुछ बड़ा यंत्र भेजना हो मंगल पे, शुक्र पे या कहीं, तो पहले हम चंद्रमा पे भेजें, वहां असेंबल करके, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। हम बड़े बड़े यंत्र या जैसे हाउसिंग या कोई भी रॉकेट ट्रांसफर करने हैं, तो मून को एक गेटवे टू प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन माना जाता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 15-20 वर्षों में मून का हम पूरा उपयोग कर सकेंगे, चंद्रमा का, और इट विल सर्व एज ए गेटवे टू फर्दर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। हमारे साथ इसरो और नासा से जुड़े रहे वैज्ञानिक सैयद मकबूल अहमद और नेहरू प्लानिटेरियम मुंबई के पूर्व डायरेक्टर पीयूष पांडे जी भी उपलब्ध हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सैयद मकबूल साहब, मैं पहले आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहता हूं। इस देश के वैज्ञानिकों का और उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट का आज क्यों बहुत ज्यादा उसको सलाम करना चाहिए और क्यों वो जरूरी है, मैं सबसे पहली बात तो ये करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये मानना है एनडीटीवी में कि ये कमिंग ऑफ एज है इंडियन साइंस के लिए। मकबूल साहब, मेरी आवाज आ रही है? 2 में गिर चुके थे। गिरने के बाद, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप आ रही है? जी जी, बताएं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बताइए। हाँ जी, हाँ, तो ये बात है कि गिरने के बाद संभलना, और खासतौर से ऐसा इत्तेफाक है कि आप उस इंसान से बात कर रहे हैं जो चंद्रयान 1 में मास स्पेक्ट्रोमीटर एक बना था मून इंपैक्ट प्रोब में, और वो मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाने वाला मेरी टीम थी, हम लोगों ने बनाया था। तो आज इतना फख्र हो रहा है कि आज एक नहीं बल्कि 3 और 2 5 इंस्ट्रूमेंट वहां पर चंद्रमा पे उतरे हैं। इन C2 मेजरमेंट करेंगे जो कि कभी भी इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं थे। इतनी सारी जानकारियां मिलेंगी, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं आज। वो जब आप चर्चा चलेगी तो हम बताएंगे। बहुत बड़े फख्र की बात है। आपके सवाल का अगर सही जवाब दूं तो पहला जवाब
जी बिल्कुल। मकबूल साहब, मैं वापस आऊंगा, एक बार पांडे जी से भी पूछ लें। पांडे जी देखिए, जब चंद्रयान 2 फेल शब्द का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उससे जानकारी मिली, और आपको कितना लगता है कि कितनी नींव तैयार की चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए? सज्जन जी, आपने मेरे शब्द स्वयं बोल दिए। चंद्रयान दो की चंद्रयान 2 की असफलता से ही हमने सीखा। और आज मैं एक छोटा सा, अगर आप आपत्ति ना करें तो एक संशोधन करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। हमारा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया है, वो चंद्रमा के प्रतिपृष्ठ, जिसको डार्क साइड कहते हैं, जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, ये वहां लैंड नहीं किया है। ये चंद्रमा के उसी भाग में लैंड किया है 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी -70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे इसने लैंड किया है, लगभग उसके आसपास। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि हमने चांद के प्रतिपृष्ठ पर, ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, हमने लैंड किया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। उससे आगे बढ़ के ये बोलना आवश्यक है कि बहुत सारे प्रयोग इस समय, तीनों जो अंग है चंद्रयान अभियान के, एक तो जो ऑर्बिटर है जिसको नाम दिया गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है आपका लैंडर, और तीसरा है रोवर। तीनों में कई सारे प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। अभी हम ये आशा नहीं कर सकते कि इन प्रयोगों से हमें कोई चांद के बारे में नया हासिल होगा। मुख्य बात यह है कि हम ये क्षमता हमने प्राप्त कर ली है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमने वो क्षमता हासिल कर ली है कि हम पृथ्वी के बाहर जाके किसी पिंड पर हम लैंड कर सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी रोवर को चला सकते हैं। आप सोचिए इसका भविष्य के अभियानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे वैज्ञानिकों का जो उत्साहवर्धन हुआ है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल। एक बार फिर से मैं लौटना चाहता हूँ मकबूल साहब। मकबूल साहब, आप कह रहे थे कि आप विस्तार से कुछ बताना चाहेंगे, तो आप अपनी बात कर लें। हाँ, वो ये है कि लैंडर पे हमने 3 इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि भारतवर्ष में ही बने हैं, इंडिजिनियसली बिल्ड, और उनका सारा का टेस्ट, और दे आर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। हमें इंस्ट्रूमेंट जो कि चंद्रमा पे जो कंपन होने वाले हैं, चंद्रमा के कंपन को लूनर क्वेक कहेंगे, लूनर क्वेक को मेजर करेगा। और उसकी जो सेंसिटिविटी है, इतनी उच्च कोटि सेंसिटिविटी है कि वो 10 लाख से भी कम जो हमारी जी वैल्यू है, ग्रेविटेशनल पुल वैल्यू है, तो 100 नैनो जी वैल्यू को भी वो मेजर कर सकता है। उसका रेजोल्यूशन इतना ऊंचा है, जैसे हम आपसे चर्चा हो रही है, प्रज्ञान उतरने वाला है, तो उतरने वाले जो कंपन होंगे वो कंपन को भी मेजर करेगा वो इल्सा इंस्ट्रूमेंट। और वो सारा का सारा इंडिया में बनाया गया, पहली बार बनाया गया। और इवन दो अपोलो मिशन में 12,000 बार चंद्रमा के कंपन को देखा गया, लेकिन कभी भी इतनी अच्छी सेंसिटिविटी के साथ शायद ही देखा गया होगा। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि चंद्रमा पे जब एस्ट्रोनॉट गए थे, उनके कपड़ों के ऊपर पता चला कि बहुत सारी धूल मिट्टी लग रही थी। उसका कारण ये था कि वहां बहुत सारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस मात्रा में है, तो हम लोग पिको एम्पियर, ऑलमोस्ट माइक्रो एम्पियर, मतलब 1000 की जो रेंज है, वो रेंज में हम पता करेंगे कि किस किस्म की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दिन में जैसे 14 दिन रहेंगे अभी पृथ्वी के, ये 14 दिनों में जैसे जैसे सूर्य किरणें बदलेंगी, बदलाव आएगा, उसके हिसाब से इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रंभा। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है एक चेस्ट चास्ट कहेंगे, वो एक स्केल की, छोटे स्केल के समान रहेगा। उसको चंद्रमा की धरती में उसको पुराया जाएगा और उससे पता चलेगा थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मेजरमेंट से, कि चंद्रमा अंदर से अपने आप में कैसा बना हुआ है, उसका क्रस्ट कैसे है, उसका मैंटल कैसे है। ये आज तक ये इंस्ट्रूमेंट कभी भी चंद्रमा पे ट्राई नहीं किए गए। और ये तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे एक कंट्री से दूसरे से लिया, नासा ने 2-3 कंट्री के साथ कर दिया, ऐसा हुआ है। इस बार ऐसा नहीं, बल्कि सारे के सारे हमारे देश में हम ही बनाए हैं और वो किए। और बाकी के जो 2 इंस्ट्रूमेंट है वो और उच्च कोटि और ही बहुत ही अच्छे हैं। अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर जो प्रज्ञान रोवर में है, और लेजर वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर।
ये दोनों इंस्ट्रूमेंट नायाब इंस्ट्रूमेंट कभी भी चंद्रमा की हिस्ट्री पे कभी भी ट्राई नहीं किए गए थे। अलबत्ता नासा ने उनको प्लैनेट मार्स पे किया था। तो उस किस्म से अभी आगे के जो 14 वो इतने इंटरेस्टिंग और इतना सारा डेटा लिए कि ये हमारे रोम होने वाली बात है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी पांडे जी, मैं वापस आपके पास आऊं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये बोला कि एक सक्सेसफुली लैंड करना ये हम लोगों ने हासिल कर लिया है। आगे चल के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ इस मिशन से क्या सीख ले सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं? क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो इसरो से जानकारी मिली है या हमारी जानकारी मिली, और जाहिर सी बात है आपके मुकाबले हमारी जानकारी कम होगी, इस वजह से पीयूष जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी मकबूल साहब भी बता रहे थे, चेस्ट फॉर्मूला ये जो है जिस पर काम करेंगे, ILSA, रेडियो एनाटॉमी ऑफ हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर, रंभा, पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, जिससे मतलब ये है कि आप रेज बाउंस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखी जाएं तो कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है और आगे की नींव कैसे रख सकती हैं? जैसा कि अहमद साहब आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें एक नासा का रेट्रो रिफ्लेक्टर भी है, जो एक ज़माने में 1969 में जब पहली बार मानव चंद्रमा पर उतरा था तो नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम ने भी एक रेट्रो रिफ्लेक्टर वहाँ लगाया था, और उसका उद्देश्य यही था कि पृथ्वी से एक लेज़र रश्मि उसमें भेजी जाएगी और वो वहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो उसके ज़रिए प्रकाश की गति के अनुसार दूरी का सही आकलन किया जा सके। इस बार इसकी पुनरावृत्ति नासा क्यों कर रहा है? आखिर हमको चंद्रमा की दूरी इतनी परिशुद्धता से, इतनी एक्यूरेटली हमको क्यों चाहिए, ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा किया जा रहा है। तो नासा का एक पेलोड है। और सबसे बड़ी बात जो है संकेत जी, वो ये रही है कि अगर आप इस आज की उपलब्धि और लूना 25 की जो एक खराब घटना हुई उसके साथ, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों में अगर एक आप परस्पर तुलना करें, एक बात रही, हमारे चंद्रयान 3 की जो ट्रैकिंग हुई पूरे रास्ते में, चाहे पृथ्वी के गिर्द अथवा चंद्रमा के गिर्द, उसके लिए पूरी पृथ्वी पर डीप स्पेस नेटवर्क ने, जिसमें बहुत सारे देश, नासा और ESA सब संबद्ध हैं, उन्होंने बहुत रोचक भूमिका निभाई। तो ये बात ज़रूर है कि जब हम चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गए तो हम एक पोलर ऑर्बिट में चले गए और उसके नीचे चंद्रमा घूमता रहा। तो ठीक है, हम चाहते तो हम कहीं भी लैंड कर सकते थे उस पोलर ऑर्बिट में, पर हमारा ये निर्धारित स्थल था। सबसे बड़ी बात है कि निर्धारित स्थल पे बिल्कुल वहीं पर 2.4 × 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सही स्थान पर लैंड करना, उसका ऑटोनोमस मोड में चयन करना, ये सब बड़ी बात है। तो आपका जो प्रश्न था उस पर वापस आता हूँ कि अब ये लगता है कि हमने आर्टेमिस संधि में हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के साथ, नासा के साथ, और भविष्य के दिनों में जो भी अभियान होंगे उनमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि भारत का एक अमूल्य योगदान संभवतः विश्व के देश चाहेंगे। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं लौटना चाहता हूं सैयद मकबूल अहमद जी के पास। मकबूल जी, अभी हमने बात की कि आगे इससे क्या हासिल करेंगे, इससे क्या आगे उपलब्धियां हो सकती हैं, क्या ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो चंद्रयान 3 मिशन है, इससे कितनी उम्मीद जगती है और कितना और आगे काम हो सकता है और बल मिल सकता है और आगे इसरो के जो मिशंस हैं उनको? बहुत सही सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर आप देखते हैं तो मैं पीछे आपको ले जाऊंगा। चंद्रयान 1 में जब हमने किया था 11 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल क्षमता नहीं थी कि वो 11 के 11 इंस्ट्रूमेंट हम बनाए।
उसमें से 6 इंस्ट्रूमेंट्स हमने कहा कि भाई नासा वालों से 2 लिए, यूरोपियन स्पेस 1 लिए, जाक्सा से 1 लिए, और जर्मनी और दूसरे छोटी छोटी कंट्री से भी हमने एक एक इंस्ट्रूमेंट करके लिया। तो हमारे सिर्फ 5 ही एक्सपेरिमेंट थे। जब हम चंद्रयान 2 में गए, जब मोर और लेस हमारे 14 से 15 इंस्ट्रूमेंट हमारे खुद के थे। अभी चंद्रयान 3 में जो जितने भी 7 इंस्ट्रूमेंट है, नासा का जो रिफ्लेक्टोमीटर है वो अलग चीज, उसको हटा दें आप, तो बाकी के 6 इंस्ट्रूमेंट जिस तरीके से इंडिजिनियसली बिल्ड करके डीप स्पेस के लिए हमने बिल्ड किया, और आज हमने इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने, मतलब एक हफ्ता पहले सोमनाथ जी ने एक लेक्चर दिया, उसमें कहा उन्होंने 3 अगर सिनारियोस बनते हैं जिसमें सेंसर फेल हो रहा है, लॉजिक फेल हो रहा है, सिर्फ अगर आपका जो रेट्रोमोटर काम करेगा, वेलोसिटोमीटर काम करेगा, तो हम उसको ले जाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतारेंगे। तो ऐसा ही करके उन्होंने दिखाया। तो ये जो कॉन्फिडेंस था इंजीनियरिंग वाला, और कल की तारीख में अगले 2 हफ्ते में जो इंस्ट्रूमेंट से साइंस होगी, ये दोनों चीजों को आप इंडिया के साथ जोड़ेंगे तो इंडिया एक बहुत ही रिलायबल फ्रूगल इंजीनियरिंग एंड वेरी रिलायबल प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का एक्सपर्ट बनेगा। ये मेरी भावना है। बिल्कुल। पीयूष जी और सैयद मकबूल अहमद जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमसे बात करें। वो इसलिए भी क्योंकि बात रोचक है, और दूसरी चीज, अब से कुछ ही देर में इसरो कुछ तस्वीरें रिलीज करने जा रहा है, जो उस समय लम्हा था लैंडिंग का, और जो तमाम तस्वीरें हैं वो आज रात भर में या कल तक वो तस्वीरें आती रहेंगी। और ये देश को विज्ञान, हम लोग भले ही वैज्ञानिक ना हो, आप लोग हैं, लेकिन आपका काम जो है वो, तो ये पहली तस्वीर है आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उतरने के बाद विक्रम लैंडर ने ये तस्वीरें जारी की हैं और ये अब इसरो के पास आ गई हैं। पोर्शन ऑफ द चंद्रयान 3's लैंडिंग साइट टेकन आफ्टर द लैंडिंग। जिस समय वो लैंडिंग हुई उसके एकदम बाद विक्रम लैंडर ने चांद की सतह की तस्वीर तुरंत कैप्चर की और उसके बाद वापस पृथ्वी भेज दी। चांद कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे विक्रम लैंडर को। पीयूष जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। एक चीज जिसके बारे में बात हो रही थी वो थी लूनर डस्ट। यहां पर वो लैंड कर गया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, अगर आप समझा दें, यहां धूल तो उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, धूल उड़नी भी नहीं चाहिए, ना झंडा हमारा लहराना चाहिए, क्योंकि धूल जब पृथ्वी पे कोई वस्तु गिरती है और धूल उड़ती है तो हवा की वजह से उसका जो रास्ता होता है, ट्रेजेक्टरी होती है, वो अलग किस्म की होती है। और चंद्रमा में चूंकि वायु नहीं है, इसलिए धूल जो उड़ती है वो सीधे रास्तों में चल जाती है और ग्रेविटी उसको फिर अंततः गिराती है। हवा का कोई प्रभाव वहां नहीं होता है। सबसे बड़ी बात संकेत जी ये है, जब ये हमें लाइव दिखाया जा रहा था इसरो के सौजन्य से, उस समय अंतिम क्षणों में हमारे सारे वैज्ञानिक सीधे खड़े होकर ताली बजाने लगे थे। वो अंतिम क्षणों में उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस हम लोग देख नहीं पाए थे, वो स्क्रीन पर नहीं थी। तो एक मतलब मन में एक आशंका सी थी, पर इन तस्वीरों ने सबसे बड़ी बात जो ये की है कि जो डॉक्टर सोमनाथ कह रहे थे कि हमने वो रिडंडेंसी, वो आपातकालिक क्षमता चंद्रयान में उत्पन्न की है। अगर वो सही दूरी का आकलन नहीं भी कर पाता है, अगर तेजी से भी गिरता है, तो वो इतना सुदृढ़ है कि वो अपने पांव पर खड़ा रह सकता है। और दूसरे, इसने ऑटोनोमस मोड में जाकर जो चंद्री धरती की पड़ताल की और पड़ताल करने के बाद एक सुरक्षित स्थान खोजा, वो साफ साफ इस दृश्य में दिखाता है कि इन्होंने बहुत सही स्थान खोजने में हमारा चंद्रयान अपने आप जो क्षमता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहना चाहिए, उसमें ये समर्थ हुआ। जी सैयद मकबूल साहब, आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? आपका प्रश्न क्या था, क्षमा कीजिएगा। नहीं, सैयद मकबूल साहब के लिए प्रश्न मेरा ये था कि पहले तो मैं प्रतिक्रिया ले लूं मकबूल साहब की, बतौर साइंटिस्ट जब आप ये तस्वीर देखते हैं। ये जैसे हम हिंदी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, ये तो रोंगटे खड़े होने वाला पिक्चर है। और आप देख सकते हैं कि विक्रम के लेफ्ट पहिए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कार, राइट साइड कार बहुत ही बढ़िया
और ये बहुत करा दे रहा दशा देता है कि कितना स्मूथ और कितना अच्छा लैंडिंग हुआ। एरोप्लेन करते हैं तो जो पायलट को काफी झटका दिलाते हैं और जो एक्सपीरियंस है वो एकदम स्मूथली आपको उतारते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस पायलट ने इसको यंत्र को इतना प्यार से उतारा है। और जहां तक धूल की बात है, धूल की बात जो थी वो एक केस सिनारियो था जिसमें कि आपके रेट्रो मोटर्स बहुत अच्छे से फायर नहीं किए, आपके थ्रस्टर्स मिस फायर किए, उस वक्त चांसेस थे कि धूल बहुत हद से ज्यादा उड़ सकती है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और उन्होंने एक और इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म रखा था, उसमें यह था जैसे ही वो चंद्रमा के धरती पे टच करेगा तो एक लॉकिंग मैकेनिज्म था, वो बाई चांस अगर रेट्रो मोटर ऑन भी रहता है तो उसको फोर्सफुली ऑफ कर देगा। तो वो स्विच भी बहुत बढ़िया काम किया है, कोई किस्म की धूल नहीं है, सब चीज जैसे इसरो में कहा जाता है टेक्स्ट बुक किस्म की लैंडिंग हुई है, टेक्स्ट बुक लॉन्चिंग के बदले टेक्स्ट बुक लैंडिंग हुई है। जी मकबूल जी, एक चीज मैं आपसे और पांडे जी दोनों से पूछना चाहता हूं, फिर अगर स्थिति साफ है और ऑल क्लियर है तो अब तक तो प्रज्ञान रोवर को उतर जाना चाहिए था, तो ये कितना प्रोग्राम किया जाता है कि अब प्रज्ञान रोवर लैंड करने के इतने बार निकले? क्योंकि हमको जो बताया गया है, जो हमने वैज्ञानिकों से बात की, वो इसलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि बिल्कुल कोई इक्विपमेंट डैमेज ना हो, एक इनिशियल असेसमेंट हो जाए और उसके बाद वो निकले। पांडे जी पहले, उसके बाद फिर मकबूल साहब। आपने स्वयं कह दिया कि सबसे पहले ये जांच करना ज़रूरी होगा कि सारे सिस्टम्स जो हैं प्रज्ञान के अंदर और विक्रम के अंदर, सारे के सारे सिस्टम, पहले विक्रम की बात करें उसके बाद प्रज्ञान की बात आती है, क्योंकि प्रज्ञान बाद में उतरेगा उसमें से। तो दोनों के जब तक सिस्टम की पूरी जांच ना हो जाए उससे पहले मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई कमांड, अगर ये भी ऑटोनोमस मोड में ना हो, मुझे ज्ञात नहीं है, तो उससे पहले कोई ऐसा कमांड दिया जाएगा कि प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकल कर आए जी। तो ये एक तरह की, जिसको कहें कि आप सिक्योरिटी, सुरक्षात्मक उपाय है। और पहले हमें बताया गया था कि 4 घंटे के बाद शायद रोवर उसमें से उतरेगा, पर अगर आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट है, अगर उसमें ये पता चलता है कि अभी नहीं उतरा है, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। वो पूरी तरह जांच कर रहे हैं कि लैंडिंग के समय किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप समय दें। वो ये है कि इस समय जिस जगह, जिस स्थल पर चंद्रयान 3 उतरा है, वहाँ पर 2 दिन पहले सूर्योदय हो गया था, उसके बाद ही उसे उतारा गया, ताकि उतरते ही इसके जो सौर पैनल जब फैलें तो इसको सौर ऊर्जा मिलने लगे और इसकी बैटरियां चार्ज होने लगे, और अगले 14 दिन तक चंद्रमा पर उस क्षेत्र में दिन का प्रकाश रहेगा, तो ये काम करेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी, जो बहुत सारे अंतरिक्ष अभियानों के साथ हुई है, आपने जैसे वॉयेजर के साथ सुना होगा, तो बहुत से अभियानों के साथ हुई है जिन्होंने अपने जीवन काल, संभावित जीवन काल से भी आगे जाकर उन्होंने कार्य किया। क्या ये हो सकता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है -140 अंश सेल्सियस का तापमान जब चंद्रमा पर उस क्षेत्र में रात्रि हो जाएगी, क्या उसको झेल पाएगी? क्या 14 दिन बाद ये हमारा चंद्रयान 3 पुनर्जीवित होगा? क्या विक्रम काम करना शुरू कर देगा? क्या लैंडर काम करेगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आने वाला समय बताएगा, और इनसे ये टेस्ट हो जाएगा क्या अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का और काम करने जा रही है। ये इसकी एक परीक्षा होगी। जी मकबूल साहब, अब वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो तस्वीरें हैं, इसमें ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो हम चाहते थे कि दिन के उजाले में, जो कि लूनर 1 दिन होता है, जो कि पृथ्वी का के 14 दिन होते हैं, तो अब क्योंकि वहाँ पर धूप निकल आई है, तो ये एक फ़ायदे की बात रहेगी। कम से कम 14 दिन तक तो ये मिशन जानकारी देता रहेगा, और उसके बाद भी आगे चीज़ें पता रहेंगी हमको। सपोज अगर फिर से जब
सूर्योदय होता है। या आपने ये बताया था कि ये जो देर हो रही है, ये देर का कारण क्या हो सकता है? ऐसे मुझे एग्जैक्टली मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि इसरो में मैं काम तो नहीं करता अभी, लेकिन एक चीज होती है कि हाउस कीपिंग पैरामीटर्स कहेंगे उसे। तो जब आप लैंडिंग हो गई आपकी और आपका जो कंटैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, तो आपके हाउस कीपिंग पैरामीटर्स के रूप में आपके जो बैटरी बैकअप पावर है और बाकी के सब सिस्टम्स के जितने भी सारे पावर सिस्टम्स के सिग्नल्स हैं, वो सारे के सारे इसरो के पास जाएंगे और वो लोग उसका मुआयना करेंगे। और उस हमने अभी रूल आउट किया, भली भांति दिखाई दे रहा है कि ये डस्ट वाला, रेत वाला कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। इवन देन उसके बावजूद भी हम यही देखना चाहेंगे कि हम कोई चीज जल्दी में ना करें, वो हाउसकीपिंग पैरामीटर्स को अच्छे से देखें। फिर उसके बाद जो रैंप उतरने वाला है वो रोबोटिक रैंप है, उसके लिए काफी सारा पावर चाहिए। वो पावर क्या हमने जनरेट किया अच्छी तरीके से? अब जैसे पीयूष साहब अभी बता रहे थे कि 2 दिन पहले सूरज निकल चुका है, तो वो जो कम एंगल से जो सूरज दिखाई दे रहा है, किरणें आ रही हैं, वो जो चार्जिंग प्रतिक्रिया में जो काम करेंगी, वो किस हद तक किस एफिशिएंसी से चार्जिंग होगा, वो सारा एस्टिमेशन को लगा के ही उन्होंने कहा था कि 3-4 घंटों के बाद ही प्रज्ञान रोवर नीचे उतरने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल। वैज्ञानिक सैयद मकबूल अहमद और वैज्ञानिक पीयूष पांडे जी, आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। ऐतिहासिक लम्हा है, अच्छा लग रहा है और अब उम्मीद रहेगी कि और जानकारी मिले। और इस कार्यक्रम में पूरा ध्येय हमारा ये है कि विज्ञान को और वैज्ञानिकों को और उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट को पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, उसका जश्न मनाया जाए। चंद्रयान 3 की कामयाबी इसरो और उसकी तमाम लैब से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है और उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बीते कई साल से दिन रात इस मुहिम में लगे हुए हैं। ये वैज्ञानिकों की जीत। वैज्ञानिक बेंगलुरु में इसरो के ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों से बात की हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन ने। वो पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे। अनसंग हीरोज, पीछे रहते हैं, ज्यादा मीडिया में बोलते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन मेहनत ये उन्हीं की है। उन्हीं की वजह से आज ये दिन देखने को मिला है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे वो बातचीत। Directors from different space centers here. Let me go to Mr. Rajarajan first. Sir, he is the man who launched the vehicle. So I'm sure you had a lot of anxious moments before, heading towards this success story and scripting it. Yeah, definitely. These are all exciting moments, lot of lesson learning from Chandrayaan 2 and so many simulation tests and on the ground like integrated hot test, cold test and do all this algorithm, break it sure, the configuration, reconfiguring and whether anything to be done and all those things will be done. And when everything comes into a synchronized manner of thousands of things, comes in a synchronized manner, it gives a goosebumps to any of them. So even if you so confident that we have done so many, but it gives you a lot of excitement when it is really culminating and making it a successful soft landing on moon. Another unsung hero is Mr. Nilesh Desai. Sir, what were the greatest learnings from Chandrayaan 2, which has been learnt and unlearnt with respect to Chandrayaan 3? Yeah, so it was a great learning experience. So after the failure of Chandrayaan 2 soft landing, all of us put together our brains and worked towards the hazard detection and avoidance scheme, because that has to be the major brain behind soft landing and safe landing. So for that, especially our Space Application Center at Ahmedabad, which is working on the development of various sensors and this processing system. So we worked out, reconfigured the whole system. In fact, we have, in totality, in the total lander configuration, we have made around 21 changes. It is not that everywhere there was some mistakes or some deficiencies, but we tried to make it all more robust and rugged. And that way we improved the whole configuration. And this time the emphasis was more on testing. So we carried out a lot of rigorous testing in lab. Of course, we do the testing. Then we did very great field trials. We had drone tests. We did testing on helicopter. We did testing with aircraft.
we I can. understand there were several simulations that were also put in place, but then what is this? What does this really mean for India? I have with me Mr. Unni Krishnan from Vikram Bhai Space Center. Yeah, so this is the vehicle LVM-3 that has launched the Chandrayaan in July, and today it has come and landed. It's a great achievement for the country as well as for the scientific community. First of all, we have demonstrated flawlessly that we can execute such a mission that can take off from Earth and travel 3.8 lakh kilometers and then precisely land on moon where we wanted. And that too a place on in the south pole of moon, which no other country has got. So that way it is an end-to-end perfectly executed mission that has almost followed the nominal path, and the landing was very, very soft. And it's still not crescendo yet. I have with me Mr. Padma Kumar, another unsung hero. So, what can we expect next? Will the rover really be removed from the Vikram lander? Typically, it may take around 5 hours to prepare the ramps in such a way that the rover will be able to come down safely. And we expect that around 5 to 5.5 hours later, rover will be able to land on the surface. So that's the timeline that we have now. और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।